नमस्कार साथियों, राम राम साथियों। मैं जितेंद्र गहलोत आप ना अपने इस एग्जाम रिवाइजर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर के PYQ। ये जो सारे मैं आपको करवाऊंगा, ये जो PYQ रहेंगे अपने SSC लेवल के रहेंगे या सेंट्रल लेवल के रहेंगे, जो अपने राजस्थान में बहुत ही मोस्टली पूछे जाते हैं, वो सारे PYQ मैं आपको 300 प्लस की सीरीज में करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और ये जो आपकी क्लास रहेगी रीट के लिए, कौन सी वैकेंसी? रीट। ठीक है। अभी जो आए फर्स्ट ग्रेड की भी आ रही है, वैकेंसी आ गई है। आपने बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनी है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है। ठीक है। फिर EORO वाली, ठीक है, जो कैंसिल हो गई है वापस, ठीक है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर PSI की वैकेंसी जो शायद पूरी पूरी संभावना है कैंसिल हो ही जाएगी जब तक, तब देख लो 101% है कि वो भी ऐसे ही वाली वैकेंसी कैंसिल होने का चांसेस है। ठीक है। EORO हो गए, PSI हो गए, फर्स्ट ग्रेड हो गए, रीट हो गए। इसके बाद में भी कोई भी वैकेंसी हो, उस वैकेंसी के अंदर अगर ऐसा लिख रखा है कि कंप्यूटर के या फिर ICT का बुनियादी ज्ञान या कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों। इन क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, समझना है। मैं ये सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको एक सीरीज में करवाता रहूंगा आगे। कम से कम ये अभी तो 300 ऐसे ही लिखा मैंने, बाकी मेरा टारगेट है कम से कम मिनिमम आए आपको 1500 से 2000 तक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। लेकिन अभी हम पहले 300 क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, हम उसको टारगेट करेंगे। वो सारे PYQ रहेंगे हमारे। ठीक है दोस्तों। इस क्लास को आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। मैं इस क्लास पर या मैं इस मतलब हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको कंप्यूटर की पूरी थ्योरी भी करवाने वाला हूं। बस थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है तैयार कर रहा हूं। एक जो है मैं अपनी बुक भी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए कंटेंट राइट कर रहा हूं। वो बुक आपको हर एक एग्जाम में आपके रामबाण साबित होगी दोस्तों। ठीक है। चलो हम अब अपना बिना समय गंवाए, अपना कोई भी फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना, अब हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और एक बात मैं बताऊं दोस्तों, ये क्लास, ये जो सारे PYQ है, ये जो है मैंने और कई जगह XYZ पे पहले करवाए थे, उनमें CT में सारे इनमें से जितने भी आए ग्रेजुएशन लेवल और 12th वाली वैकेंसी, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। वादे के साथ कह सकता हूं, प्रूफ भेज दूंगा मैं आपको। मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम रिवाइजर पर मैंने प्रूफ भी भेजे हैं। ठीक है, वहां पे आप अच्छे से देख लेना दोस्तों। ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा हरमन होलरिथ। ये हरमन होलरिथ एक वैज्ञानिक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो। हरमन होलरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतया प्राप्त की थी। ठीक है, पूर्णता प्राप्त की थी और ये मशीन भी विकसित की थी। तो ये पूछ रहा है हरमन होलरिथ ने क्या विकसित किया था दोस्तों। पहला समझो, देखो हरमन होलरिथ ने एक और डेवलपमेंट किया था, पंच कार्ड। यह भी आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है पंच कार्ड के बारे में। ठीक है। पंच कार्ड जो था फर्स्ट जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में यूज हुआ था। ठीक है, कैसे? इनपुट डिवाइस के रूप में यूज हुआ था। ठीक है, इनपुट देने के लिए फर्स्ट जनरेशन की जो डेट थी वो थी 1944 से लेके 1954। कई जगह आपको 42 भी मिलेगा, कई जगह आपको 45 भी मिलेगा या 55 भी मिलेगा। लेकिन ये जो मैं डेट बता रहा हूं, ये हमारी जो 9th 10th की बुक है, वहां से ये डेट लेके बता रहा हूं। बाकी अकॉर्डिंग डेट ये रहती है, कंफर्म ऐसी हर एक अलग अलग गाइड में अलग अलग डेट है। मैं ये जो डेट बता रहा हूं आपको 9th और 10th की बुक के अकॉर्डिंग आपको डेट बता रहा हूं। ठीक है। अब देखो, एनालिटिकल इंजन क्या था? एनालिटिकल इंजन जो था चार्ल्स बेबेज की एक डेवलपमेंट थी। ठीक है दोस्तों। सेंसर टेबुलेटर या टेबुलेशन सेंसन उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो, हरमन होलरिथ ने एक तो किया था पंच कार्ड। ठीक है। दूसरा जो था वो था सेंसर टेबुलेटर। इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना, ये CT 2023 वाले में पूछ रखा था। ठीक है, आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है मेरे साथियों, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, ये सेंसर टेबुलेटर के बारे में देख लो। सेंसर टेबुलेटर अमेरिकन वैज्ञानिक हरमन होलरिथ द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा?
हरमन होलरिच के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, यह मशीन अमेरिका के अंदर जब जनगणना हुई थी 1890 के आसपास में, उस समय इसने बहुत ही अपना रोल निभाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह डिवाइस यूज हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1890 में बनाई गई थी। ठीक है, जनगणना के दौरान इसका डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्य, ये बोल रहा है कॉमर्शियल, किसके लिए? कॉमर्शियल यूज के लिए बोल रहा है दोस्तों, वाणिज्य उपयोग के लिए। तो वाणिज्य उपयोग के लिए ये पूछ रहा है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसके बारे में बताओ आप हमें। ठीक है, तो ये जो है वाणिज्य उपयोग के लिए, ये देखो, ऐसा आपने नाम सुना है मनियाक? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं सुना है दोस्तों। ठीक है, एनिएक, यूनिवेक, एडवेक, इसका जो देखो, ये जो सारे ये कंप्यूटर है ना, ये कौन से? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, फर्स्ट जनरेशन के ये कंप्यूटर बहुत से एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, एनिएक, यूनिवेक, एडवेक, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा यूनिवेक। यूनिवेक जो था वाणिज्य उपयोग, कॉमर्शियल उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया गया पहला कंप्यूटर था मेरे साथियों। इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं इनके बारे में। देखो, एनईए के बारे में, यूनिए के बारे में, एडवे के बारे में। देखो दोस्तों, मैं ये पीवाईक्यू ऐसे लेके आया हूं कि मैं आपको 2 या 3 पहले पीवाईक्यू करवाऊंगा, उसके बाद में क्या करूंगा कि उन पीवाईक्यू रिलेटेड जो थोड़ी सी थ्योरी रहेगी, जो मेजर इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछ रखी है पीवाईक्यू, उस पीवाईक्यू से मैंने थ्योरी निकाली है, न कि अपने मन से बनाई है। ठीक है दोस्तों, मेरा एक ही टारगेट है, इस एग्जाम रिवाइजर का एक ही टारगेट है, एग्जाम रिवाइज करवाना, आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करवाना सारे के सारे पीवाईक्यू। मेरे को आप कभी भी कमेंट में ऐसे मत पूछना कि सर आप पीवाईक्यू लेके आओ। मैं एक ही चीज पे वर्क करूंगा, एक ही कार्य पे आगे फ्यूचर में कार्य करूंगा, पीवाईक्यू पर। मेरा कोई भी क्वेश्चन रहेगा मैं मन से नहीं बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पे ही कार्य करूंगा। मैं जो क्वेश्चन में एमसीक्यू खुद बनाऊंगा उस पे मैं आपको अलग से लेके आ जाऊंगा, बता दूंगा ये खुद बनाए। लेकिन मेरा मेन टारगेट है पूरे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम में अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है उसको बाहर निकालना, वहां से पकड़ के उसकी थ्योरी बताना, क्यों पूछा, कैसे पूछा, और वापस पूछने की संभावना है या नहीं, ये बताने की। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। अब देखो एनए के बारे में, देखो एनए की सबसे पहले फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है, याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एक बात याद रखना, इस एंड के जगह पे आपको कई जगह पे ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, लेकिन वो सरासर क्या है? गलत है। ठीक है, ऑटोमेटिक गलत है दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसका आविष्कार किसने किया? एक तो जेपी एक्कड़ साहब ने किया, एक जॉन मोचली साहब ने किया था। ऐसे आप याद रख लो, एक्कड़ और मोचली साहब, मुच्चो वाले साहब। ठीक है, याद तो आपको कैसे भी रखना पड़ेगा दोस्तों, रटना है ही नहीं, अपनी भाषा में समझो। मैं आपको हमारी भाषा में, अपनी ये जो नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज है, जो राजस्थानी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अंदर मैं आपको कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता, अरे ये क्या आ गया, हाँ बीच बीच में अलग ही फंडा चल गया अपना, है चलो कोई बात नहीं। इसकी विशेषता, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 1800 वैक्यूम ट्यूब कंसिस्ट किए थे। इसकी विशेषता ये याद रख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये एक ये है। ठीक है, और दूसरा एनियक है। फिर इसके बाद में देखो एडसेक, एडसेक का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, एडसेक का आविष्कार टाइम था 1949 के आसपास में हुआ था इसका, लेकिन इसमें जो एडसेक का जो आविष्कार था वो था मोरसी विल्केस ने किया था। ये विल्केस, या आप इतना सा याद रख लेना। ठीक है, विल्केसन। ठीक है, सोल्व द डिफरेंट इक्वल प्राइम नंबर की जो इक्वेशन थी उसको इसने सोल्व किया था, और स्टोर प्रोग्राम के रिलेटेड इसका यूज हुआ था। ये बेसिक जो नॉर्मल थ्योरी है, इसको आप रटने मत बैठ जाना। ठीक है, आपको याद रहे तो याद रख लेना। बाकी मेरा फर्ज इतना था कि मैं आपको इस कंप्यूटर के रिलेटेड थोड़ी सी आपको बेसिक चीज बता दूं। ठीक है, बाकी इसमें मेन चीज ये पूछा जाता है, इसमें ये और ये पूछा जाता है। आगे देखो, अब देखो एडवेक, एडवेक की फुल फॉर्म क्या है? एडवेक, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल। वहां था एंड, यहां था ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस बात को आप अपने दिल में बिठा लेना दोस्तों। ठीक है ना, दिल में बिठाना, दिमाग में नहीं। दिमाग में जो आप चीज बिठाओगे वो आप है ना दिमाग के रूप में उसको रट लोगे, रटना नहीं है, समझना है। और फीलिंग
यहीं से आती है। ठीक है, ये देखो फुल फॉर्म देख लो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और जॉन वॉन न्यूमन इन्होंने स्टोर प्रोग्राम, क्या स्टोर प्रोग्राम, स्टोर प्रोग्राम एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी बोल सकते हो आप इसको, क्या स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक, टेक्निक की अवधारणा दी थी। क्या दी थी? अवधारणा दी थी। यह बात आप अच्छे से याद रख लेना। या इनको जो है आधुनिक कंप्यूटर, क्या आधुनिक कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर, आधुनिक आधुनिक कंप्यूटर का फादर भी बोला जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है, याद रख लेना। 1950 में था, इसके बीआर लैब में इसका उपयोग हुआ था। यूनिवेक, यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक की फुल फॉर्म में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इस बात को भी आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। अब आगे चलो, मैं आपको आगे का बता देता हूँ। थोड़ा आज माइक अनकंफर्टेबल है, अब क्या करें, इसका जो है सू है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको कंफर्टेबल कर लेता हूँ। इसका वायर क्या है, मेरे को बार बार क्या दिक्कत हो रही है और आपको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आगे देखो। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप बताओ। ये एबीसीडी वो वाली नहीं है जो आप समझ रहे हो मेरे साथियों। ठीक है, एबीसी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? एबीसी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। एबीसी की फुल फॉर्म है एटम्स ऑफ बाइनरी कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग बेरी कंप्यूटर, एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। या कंप्यूटर या हिंदी में नहीं, इंग्लिश में देख लो, या कंप्यूटर हिंदी में यहाँ लिख देते हैं अपन। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, एनालॉग बाइनरी कंप्यूटर। अब देखो, एबीसी कंप्यूटर के बारे में बहुत सी बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म इसलिए पूछी जाती है मेरे साथियों, लोग ए बी सी करके डी करके आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। यह एक प्रथम, क्या है, इंपॉर्टेंट है, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एटनशॉप बेरी कंप्यूटर था। ठीक है, याद रख लेना, एटनशॉप बेरी कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, नहीं सॉरी, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसको ऐसे बोलो। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एटनशॉप बेरी कंप्यूटर था। ठीक है, एबीसी था, याद रख लेना इसको। ठीक है, भौतिकी प्रोफेसर जॉन विंसेंट एटनशॉप, जॉन विंसेंट एटनशॉप, और एक इनका कोई छात्र था, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन लेवल का था, किलफोर्ड बेरी द्वारा, ऐसा कुछ नाम था उसका। यहाँ है देखो, जिक्र का किलफोर्ड बेरी द्वारा बनाया गया था 1942 में। ठीक है, और आयोवा स्टेट कॉलेज में बनाया गया था। कहाँ? आयोवा स्टेट कॉलेज में बनाया गया था। आयोवा स्टेट कॉलेज, एबीसी एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, याद कर हो गया। ठीक है, आगे चलो। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है। क्या दिल्ली में किया गया? दिल्ली तो दिल वालों की है दोस्तों, दिल्ली तो दिल वाले हैं। तो हमारे पास में दिल नहीं है क्या? दिल तो अपने पास में भी है, लेकिन अब बोलते हैं वो कि दिल्ली दिल वालों की है। चलो कोई बात नहीं, मान लिया कि दिल वालों की है। बेंगलुरु नहीं, बेंगलुरु में नहीं था। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, नहीं, स्टील वालों का इतना नहीं है। ये था अपना भारतीय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। सांख्यिकी संस्थान जो स्थित है कहाँ है? कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना इस चीज को आप। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर, ये जो वापस देखो, भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रख लेना। अब देखो, यह क्वेश्चन देखो, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक। एक बात बताऊं, अगर आपके साथ में कोई धोखा करता है, धोखा वो, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई साथी धोखा करता है, तो आप इसकी एक बार कहानी सुन लेना, स्टीव जॉब्स की कहानी सुन लेना आप। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी कंपनी, जो कंपनी, जिस कंपनी ने इसको निकाला था, उसी कंपनी ने इनको बनाया था जीरो से। ऐसा कभी हो सकता है कि जो चीज हमने डेवलप की थी, उसी चीज से हमें निकाल दिया जाता है? ऐसा इनके साथ में हुआ था। इनके विचार अलग थे,
जो इनके साथ में बाद में कोई वर्क करने वाले इनके साथ में पार्टनर बने थे, उनके विचार अलग थे। बोलते हैं ना कि आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में कार्य मत करो जिनके विचार अलग अलग हो। देखो मेरे साथियों, अगर विचार अलग अलग रहेंगे तो आप अपने उस बिजनेस को उस मुकाम तक लेके ही नहीं जा पाओगे। हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ में कार्य करो कि आपकी थॉट और उसकी थॉट मिलती हो, विचार मिलते हो, तब तो आपका बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा। नहीं तो आप जो अप्लाई करने चाहते हो, जो कुछ भी इंप्रूव करना चाहते हो, जो कुछ भी आप अप्लाई करके आप उसको देखना चाहते हो, वो उसके आपके साथी को मंजूर नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ी बात है, अगर बिजनेस करना है तो जिसके साथ में आपके विचार मिले, मन ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन विचार मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी के साथ में आपको कार्य करना है, ठीक है। अब पॉल एलन कौन थे? आपको पता है। बिल गेट्स कौन थे? चार्ल्स फिलिपिन कौन थे? और स्टीव जॉब्स कौन थे? इनकी स्टोरी के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। स्टीव जॉब्स जो थे, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे, यह बात आप याद रख लेना, ठीक है। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब थे, यह याद रख लेना आप। आगे देखो, स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे। वो पहले एक एप्पल अमेरिकी बिजनेस टाइकून का आविष्कारक थे, और बाद में एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे, ठीक है। बिल गेट्स और पॉल एलन, ये देखो दो अभी नाम आए थे आप यहाँ पे, बिल एलन और पॉल एलन, ये दोनों जो हैं कौन? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थे, ठीक है। कम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, याद रख लेना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे, याद रख लेना, ठीक है। आगे चलो। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएक को डिजाइन किया था? देखो, एबीसी किसने किया था? मैंने आपको बताया था, एबीसी का बता दिया था, ठीक है। एबीसी का मैंने बता दिया था, ठीक है। अब देख लो आप वापस किसका? एनईएक एबीसी, आयो वाह वाह, याद आया कुछ? आयो आयो आयो, ठीक है। और एबीसी का अब देखो अपना एनईएक, अभी आप पिछले 2-3 स्लाइड को पीछे करके देख लेना, एबीसी का मैंने अच्छे से बता रखा है। एनईएक का देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, हार्वर्ड था क्या? नहीं, ऐसा हमने नहीं सुना था। ये देखो, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। स्टैनफोर्ड नहीं था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा भी नहीं था। इसका जो था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, याद रख लेना इसको। इसको क्वेश्चन को पूछा गया था एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलो। आईसी के वर्गीकरण का आधार है आईसी, इंटीग्रेट सर्किट की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेट सर्किट की बात कर रहे हैं, ये थर्ड जनरेशन में आया था ये, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आई थी ये, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जैक किल्बी ने बनाया था, ठीक है। याद रख लेना ये भी बात आपको, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो क्या था, किसके आधार पर था? तो ये जो था ट्रांजिस्टर के आधार पर था। ट्रांजिस्टर पर बेस था ये। ट्रांजिस्टर की संख्या ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर था ये बात आप अच्छे से याद रख लेना। क्या? ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर, ठीक है। कंप्यूटर का प्रकार है, उत्पादक कंपनी, डायोडों की संख्या नहीं, ट्रांजिस्टर की संख्या। ये बात भी आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। आगे चलो, ये देखो, कंप्यूटर में आईसी को कई आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या में प्रमुख होती ट्रांजिस्टर, देखो, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई। इस चीज को आप अच्छे से याद रख लेना। फुल फॉर्म देख लो, मैं बोल रहा हूं, आप अच्छे से लिख लेना। एसएसएलआई, ये एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट, लार्ज स्केल इंटीग्रेट, मिड स्केल इंटीग्रेटेड, शॉर्ट स्केल इंटीग्रेट, ठीक है। ये याद रख लेना आप, इंटीग्रेटेड, ठीक है, याद रख लेना। ये शॉर्ट फॉर्म बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है। ये याद, ट्रांजिस्टर की संख्या आपको याद नहीं रहेगी, मेरे को पता है, लेकिन मेरा दायित्व था, मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल, अल्ट्रा
वेरी लार्ज, मिड, शॉर्ट, याद रख लेना। ठीक है, अब देखो ये याद रख लेना आप, अल्ट्रा जो था 1 मिलियन से अधिक, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है 1 मिलियन से अधिक, 1 मिलियन से अधिक, इसके बारे में बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 1 मिलियन से अधिक। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा? चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा दो ही थी, एक तो थी अड्डा, अड्डा यारों का अड्डा, यारों वाला अड्डा है, आप तो अड्डे पे जाके बैठते हो, बैठते हो अड्डे पे, और एक थी एसक्यूएल, यारों वाला अड्डा नहीं था। ठीक है मेरे साथ ही अच्छे से याद रख लेना, ये अड्डा अलग था। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या है, चौथी पीढ़ी की भाषा सी नहीं, सी वगैरह ये जो थी, ये जो इसको बोलो आप थर्ड जनरेशन की भाषा भी बोल सकते हो, थर्ड जनरेशन की भाषा थी। और मदर, मदर ऑफ लैंग्वेज, मदर थी, सभी भाषाओं की माता या मदर बोला जाता है इसको। ठीक है, याद रखना। बेसिक नहीं, एसक्यूएल और मरकरी, मरकरी नहीं थी, एसक्यूएल थी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये याद रख लेना। सॉरी, अब देखो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा एसक्यूएल, याद रख लेना। ठीक है, आगे चलो। अगला देखो, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004, 4004 किस कंपनी का आया था? माइक्रो प्रोसेसर आपको दोस्तों एक याद रख लेना, आप किसी भी कंपनी का कंप्यूटर लेते हो, लैपटॉप लेते हो, कोई भी लेते हो, उसमें याद रख लेना जो भी आपका प्रोसेसर आता है वो एक ही कंपनी का आता है, इंटेल का। ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन का। ठीक है ना, सबका पापा एक ही है। कंप्यूटर कोई भी लो, प्रोसेसर इंटेल का ही आएगा, प्रोसेसर इंटेल का ही आएगा दोस्तों। ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन, याद रख लेना आप। आगे चलो, माइक्रो प्रोसेसर की गति, माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, गति को के रूप में जाना जाता है, ये ऐसा बोल रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति होती है जो किस में मापी जाती है? माइक्रो प्रोसेसर की गति जो होती है वो क्लॉक स्पीड में मापी जाती है दोस्तों। देखो हर्ट्स में अलग होता है, बिट रेट अलग होता है, यो मैं चीज आपको मेरे एक वीडियो में बता रखा है, हर्ट्स, बिट रेट, क्लॉक रेट, बॉन्ड रेट, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको। ठीक है, देख लेना मेरी प्ले लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट में नहीं है, एक वीडियो है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, ऐसा कुछ, तो उसमें आपको मैंने सारे बता रखा है। क्लॉक स्पीड है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति में निर्देश को एग्जीक्यूशन या निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति या क्लॉक स्पीड कहा जाता है, क्लॉक स्पीड कहा जाता है। ठीक है, क्लॉक स्पीड को मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। अब याद रख लेना, क्लॉक स्पीड को है जो है आप किस में मापोगे? मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापोगे, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर की गति है उसको आप क्लॉक स्पीड में मापोगे। माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक स्पीड हर्ट्ज में, ऐसे याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में उनकी डेटा संस्थान, डेटा प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। यह कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है आपको, किसके बारे में बात कर रहा है? कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है आपको। निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संस्थान, डेटा प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर, क्या है? डेटा प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं डेटा पर कार्य करने की क्षमता, कौन सा कंप्यूटर जो है अधिक डेटा पर कार्य कर सकता है, कौन सा कंप्यूटर जो कॉम्प्लेक्स डेटा पर वर्क कर सकता है, उसके बारे में ये पूछ रहा है, आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, आपका जो कंप्यूटर वो इतने कॉम्प्लेक्स डेटा पे वर्क करता है, लैपटॉप वगैरह हो गया ये, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स डेटा पे वर्क नहीं करता है जो सुपर कंप्यूटर जैसे डेटा पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर
सुपर कंप्यूटर कैसे डेटा पे कार्य करता है? जो अपने वैज्ञानिक डेटा हो गए, मौसम के पूर्व अनुमान डेटा हो गए, वैसे डेटा पर कौन कार्य करता है? सुपर कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, क्या ये कुछ आपको सही लग रहा है क्या? अब आगे देखो, आगे देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, कुछ हद तक क्या पूरा ही सही लग रहा है, लेकिन अगले देख लो। देखो मेरे साथियों, इस बात का आपको अच्छे से याद रख लेना है, अपने दिल और दिमाग में, जहन में बिठा लेना है। अगर आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू में जब एग्जाम में रहते हो, आपको उसका आंसर पहले या सेकंड ऑप्शन में मिल गया, फिर भी आप सी और डी को पढ़ो, क्योंकि कई बार ऐसा कुछ होता है जो आपको सी और डी में बेटर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आगे देखो, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी नहीं। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई सबसे जो डेटा डेटा पर कार्य करने की जो क्षमता होती है, कॉम्प्लेक्स डेटा पर जो सबसे बेटर कार्य कर सकता है, वो करता है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो अपने लैपटॉप वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह, ये माइक्रो में आते हैं, ये याद रख लेना। एक चीज और याद रख लेना, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन की संज्ञा भी दी गई है, बिग आयरन की संज्ञा। ठीक है, ये याद रख लेना आप, क्या बिग आयरन की संज्ञा बिग आयरन की संज्ञा भी दे रखी है हमें, किसको? मेन फ्रेम कंप्यूटर को, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी। वापस देख लो एक बार, ये क्या पूछ रहा है? समता के आधार पर आरोही क्रम, आरोही मतलब कम समता छोटे से बड़े की तरफ ले जाना। माइक्रो छोटा है, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है हमारा भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000, क्या है? परम 8000, इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, विश्व का करे, करे, ठीक है, करे फर्स्ट था, और ये आया कब था? 1976 में। पहले एक बनाया था 1964 में, उसका वर्किंग नील था, उसके बाद में रीनेम करके करे को वापस डेवलपमेंट किया गया था, 1976 था। परम 8000, ये जो हमारे थे विजय भाटकर साहब ने, किसने? विजय भाटकर साहब ने, याद रख लेना, विजय भाटकर, जो इंडिया के, जो भारत के, मैं यहां लिख देता हूं, जो भारत के सुपर सुपर कंप्यूटर के पिता, फादर, फादर कहलाए। ठीक है, राजीव गांधी के समय डेवलपमेंट हुई थी। मेरे को गर्व है ऐसी बात पे कि इन्होंने इतनी बड़ी डेवलपमेंट की थी। ठीक है, राजीव गांधी ने इतनी बड़ी डेवलपमेंट में इनका सहयोग था, ये बात आप अच्छे से याद रख लेना। मैंने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे सुपर कंप्यूटर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। अब देखो, अरे यार यहाँ पे आ ही गया तो फिर मैंने ऐसे ही माता पच्ची की है, मेरे को इतना पता ही नहीं था, वरना मैं लिखता ही नहीं था। ये पूरा यहाँ लिख रखा है, देखो, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज तथा आकार के आधार पर सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, जिसका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिक तौर पर, साइंटिस्ट जो यूज करते हैं, इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कार्य के लिए किया जाता है। करे फर्स्ट 1976 में वर्ल्ड वर्ल्ड का था। ठीक है, इंडिया का परम परम 1991 याद रख लेना, सीडेक द्वारा बनाया गया था। सीडेक पुणे के द्वारा, यह बात भी आप याद रख लेना, पुणे में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, अब देखो, सुपर कंप्यूटर समानांतर पैरेलल प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, समानांतर प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं, जिसकी स्पीड फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लॉप्स के बारे में, फ्लॉप्स के बारे में बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है मेरे साथियों। ठीक है, फ्लॉप्स के बारे में बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को आप भूलना मत। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये यहां पे लिख रखी भी है। ठीक है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बाद तेज कंप्यूटर होता है, जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा मुख्यालय में मुख्य सर्वर के रूप में किया जाता है।
मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन, ये देखो मैंने पीछे बता दिया था, बिग आयरन कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए हेतु किया जाता है। ठीक है, आगे चलो। मेन फ्रेम हो गया। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर देख लो। मिनी कंप्यूटर मिड रेंज के हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर वो है, अभी पर्सनल कंप्यूटर आगे उठ। इंडिया का जो माइक्रो कंप्यूटर है, जो सबसे माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ठीक है, इंडिया का सिद्धार्थ है फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर जो अपना पर्सनल कंप्यूटर के फादर हैं, उसको हेनरी अवार्ड रोबोट उनका नाम है। ये दो चीज आप रख लेना। इंडिया का माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ, पर्सनल कंप्यूटर के फादर हेनरी, हेनरी अवार्ड रोबोट, हेनरी अवार्ड रोबोट, एडवर्ड, हेनरी एडवर्ड रोबोट है। ठीक है, फिर एक होता है, याद रख लेना ये दोनों, अल्टेर 8000 है पर्सनल कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हेनरी एडवर्ड रोबोट, एडवर्ड, हेनरी एडवर्ड रोबोट। ठीक है, इंडिया में माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ, ये याद रख लेना, सिद्धार्थ याद रख लेना, ये लिख रखा है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो में आते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर जो होते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर, जो ब्रांचेज या ऑफिस में सर्वर के रूप में यूज होते हैं, थोड़े से उससे बड़े होते हैं, याद रख लेना इस बात को आप। ठीक है, ये होता है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है दोस्तों, एक प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं जो एक फिक्स टास्क कार्य करते हैं, उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को डाल दिया जाता है, वो फिक्स कार्य करता है। ठीक है, उनका उद्देश्य एक फिक्स होता है। वो होते हैं जैसे एटीएम हो गए, डिजिटल वॉच हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, इसमें जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग कंप्यूटर जो किसी अन्य सिस्टम का भाग होते हैं, जिसका उपयोग किसी कंप्यूटिंग उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम फिक्स टास्क करते हैं, पहले से निश्चित होता है कि भाई ये इतना ही कार्य करेंगे, इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, वो होते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, याद रख लेना। ठीक है, अब कंप्यूटर के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन देखो, अपन कितने क्वेश्चन हो गए, हो रहा है ना, बड़े मजा आ रहा है दोस्तों। अच्छे ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना आप लोग। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। अभी तो क्या स्टार्ट हुआ है, अब इन चीजों को हम जो है इतना आगे तक लेके जाएंगे, इतना आगे तक लेके जाएंगे कि आप खुद कहोगे कि वास्तव में आपने कंप्यूटर सर पढ़ाया है। मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको पीवाईक्यू पे काम कर रहा हूँ, जैसे ही मैं थ्योरी लेके आऊंगा, आप खुद देखोगे कि वास्तव में क्या बात है सर, इतनी बढ़िया मैं आपको कंप्यूटर की थ्योरी बताऊंगा, हर एक चीज बेसिक बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हाई लेवल के बता दूंगा, बेसिक टू एग्जाम लेवल तक, एग्जाम हॉल तक आने वाली थ्योरी है पीवाईक्यू के रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वही मैं लेके आऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आंसर देखो आप, बताओ मेरे को, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है। हो गया डब्बे गोल, निकल गई हवा। ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में हवा निकल जाती है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरी घुमा फिरा के आपके नंबर कम करवाने के लिए, आपके नंबर कम करने के लिए। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, देखो आप समझ रहे हो, कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तन करने में मुख्यतः संबंध है। एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है, कौन करता है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एनालॉग कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी 2018 में पूछा गया था, ऑब्जेक्शन लगे थे दबा के, खतरनाक वाले ऑब्जेक्शन लगे थे, सारे कैंसल, सारे कैंसल, आंसर यही माना गया था, याद रख लेना। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर जो होता है अनकाउंटेबल आउटपुट और कैन नॉट स्विच आउटपुट, जैसे कि आउटपुट को उसको काउंट नहीं कर सकते हैं और आउटपुट को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, एनालॉग जो होता है वो रहता है साइन वेव में, ऐसे साइन वेव में आउटपुट रहता है। ठीक है, याद रख लेना, साइन वेव में आउटपुट रहता है ऐसे, मतलब साइन वेव में दर्शाया जाता है उसको। ठीक है, एक कंप्यूटर जिसका उपयोग भौतिक इकाई, फिजिकल फिजिकल यूनिट जैसे करंट,
वोल्टेज आदि को मापने के लिए किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एक लाइन और ऐड कर लेना, ये एनालॉग जो सिग्नल होते हैं साइन वेव में होते हैं, एनालॉग सिग्नल साइन वेव में होते हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो डेटा को बाइनरी डिजिट के आधार पर किया जाता है, बाइनरी डिजिट के आधार पर किया जाता है, जो स्क्वायर स्क्वायर वेव में प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे स्क्वायर वेव में प्रदर्शित किए जाते हैं, जो 0 और 1 पर, क्या 0 और 1 पर कार्य करते हैं। बाइनरी दो डिजिट जो बिट बोल सकते हो आप, 0 और 1 बिट पर कार्य करते हैं, ठीक है। इस बात का आप याद रखना। हाइब्रिड इन दोनों का कॉम्बो, ठीक है भाई। वो कैलकुलेट जो है आउटपुट है वो काउंट किस में करता है, एनालॉग में आता है, लेकिन वो आपको प्रदर्शित डिजिटल में करता है, जैसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। ईसीजी में होता है हाइब्रिड। इस बात का आप अच्छे से याद रख लेना। आगे चलो। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। बिग आयरन के रूप में कैसे किस कंप्यूटर को जाना जाता है मैंने बताया। अब वापस बताऊं क्या आपको, नहीं साथियों यार, ऐसा नहीं हो सकता यार कि मैं आपको एक ही चीज बार बार बताता रहूं। बार बार बताने का कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था मेन फ्रेम कंप्यूटर, अच्छे से आप लगा लो इसका आंसर, ठीक है। आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है। ढोने में ये पूछ रहे हैं, पोर्टेबल है मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में आसानी होती है, वो कंप्यूटर के बारे में ये बात कर रहा है। उस कंप्यूटर के बारे में ये बात कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे क्या, बावड़े हो क्या रे? सुपर कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाओगे? आपके खेतों में लगाना पड़ेगा इसको, पूरी ट्रेन लगेगी, इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। मिनी कंप्यूटर थोड़ा सोचेंगे, लेकिन अपने बस की बात ही नहीं है, अपनी औकात से ही बाहर है। लैपटॉप, हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं, बात तो सही बोल रहे हैं। ट्रेन वगैरह में सफर करते हो आपने किया है? बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने दिखाने के लिए, दिखावे के लिए काम कुछ नहीं करेंगे, बढ़िया लैपटॉप बाहर निकालेंगे, थोड़ी देर करेंगे, वापस बंद करेंगे, वापस साइड में रखेंगे। ऐसा ट्रेन में होता है। ट्रेन में क्या करते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है, लेकिन वो बताएंगे कि हमारे पास में लैपटॉप है, ठीक है ना। मेरे पास में भी है, लेकिन मैं बाहर नहीं निकालता, क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पुराना है, जिसकी वैल्यू 5-7 हजार रुपए नहीं है। बाहर कौन से निकालते हैं, जिसके पास 40-50 हजार का लैपटॉप होता है ना, जो नए नए लेके आते हैं, वो बाहर निकाल के बैठ जाते हैं बताने के लिए। अपन के पास में अभी अपन भी लाएंगे तब निकालेंगे, अपन भी दिखाएंगे, लोगों को भी दिखाना भी जरूरी है। इतने रुपए भांग के, इतने रुपए पैसे खर्च करके लेके आते हैं, तो लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ना, है? सही है। आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया था? लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया था, लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया था, एप्सन नाम था उसका, याद रख लेना। एप्सन जो था, लैपटॉप कंप्यूटर जो पहला कंप्यूटर था जो मार्केट में आया था, उसका नाम था एप्सन, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन? एप्सन, ये रहा ऑप्शन बी, एप्सन, ठीक है, याद रख लेना आप अच्छे से। आगे चलो। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर एप्सन ने बाजार में उतारा था, एप्सन ने बाजार में उतारा था, ये EPSN-HX20 के नाम से 1981 में आया था, याद रख लेना, एप्सन कंपनी ने उतारा था। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। सीटी में एज इट इज डिटो क्वेश्चन पूछा था, ये डिटो का डिटो, ऑप्शन चेंज नहीं हुए थे, ऑप्शन चेंज नहीं हुए थे, अ ब स द ए बी सी डी, ऐसा का ऐसा था, ऐसा का ऐसा था। अब सोचो कहां से कबाड़ा है मैंने इस क्वेश्चन को, जो दिनेश बोर्ड ने ऑप्शन तक चेंज करना उचित नहीं समझा। डिटो का डिटो था। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का वर्गीकरण देखो, एनालॉग होता है, हाइब्रिड होता है, डिजिटल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं होता है। मैंने अभी आपको पहले बता ही दिया था एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। अब वापस आपको बार बार एक ही चीज बताने का कुछ मतलब नहीं है क्या मतलब नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर के पितामह, भारतीय सुपर कंप्यूटर के पितामह जनक कहा जाता है? जनक कहा जाता है, मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था परम, परम बताया था मैंने आपको, परम बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी थी, ठीक है। सारी की सारी ये चीजें लिखी थी कि नहीं लिखी थी, हैं? देखो, परम 8000 था, 1991 में आया था, वर्किंग 1990 में स्टार्ट हो गए थे। सीडेक पुणे,
सीडेक कंपनी पुणे में बनाया था, ठीक है। राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, ठीक है। और क्या बताऊं इसके बारे में, विजय भाटकर साहब, विजय भाटकर, ठीक है। विश्व का क्रय, क्रय फर्स्ट 1976 64 में पहले बना था, लेकिन वर्किंग नील थी। ये सब मैं अभी शॉर्ट में क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, पहले मैं बता चुका हूँ। अब आंसर देखो, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है नंदन नील के, ना 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 भाई, बावड़े हो गए कि विजय भाटकर साहब। इतनी रामायण गई है, महाभारत गई है, और अब भी तुम गलत आंसर दोगे हैं। रात के 12 बज गए, लेकिन ऐसी बात कोई थोड़ी है कि आप आंसर गलत गलत दोगे। ये देखो टाइम देख लो, 11:30 हो गए, रिकॉर्डिंग टाइम चल रहा है। आपको वीडियो तो दिन में मिलते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग रात को होती है 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक। विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इनके नेतृत्व में देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 बनाए गए थे, ठीक है। सीडेक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके थे, ठीक है। सीडेक पुणे, सीडेक पुणे, याद रख लेना, ठीक है। पेंटियम शब्द एक आता है, देखो पेंटियम शब्द किससे संबंधित है ऐसा पूछ रहा है। पेंटियम जो होता है ना, अपने कंप्यूटर में एक चिप लगी रहती है, ठीक है। अपने कंप्यूटर में चिप लगी रहती है, उस चिप का बारे में पूछ रहा है। चिप कौन सी, जो जिसको बोलते हो आप क्या, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हो, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। एक वो कोर वगैरह भी आते हैं, आपको याद हो तो, ड्यूल कोर, हाँ याद है आपको, ड्यूल कोर, कोर पेंटियम, ड्यूल कोर 4, ड्यूल कोर 8, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। याद रख लेना, माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम, ठीक है। आगे चलो, विश्विक, वैश्विक, वैश्विक या विश्व में, या ऐसा कुछ भी बोल दो, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में किन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि मौसम की पूर्वानुमान जानकारी के लिए पूछ रहा है, मौसम के बारे में जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब देखो सुपर कंप्यूटर होता है क्या, माइक्रो कंप्यूटर होता है क्या, नहीं होता है क्या माइक्रो कंप्यूटर, नहीं। तो क्या होता है, मौसम के पूर्व अनुमान जानकारी के जानने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है दोस्तों। अब मैंने 50 बार बता चुका हूं सुपर कंप्यूटर के बारे में, अब बार बार एक चीज नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जिसकी जिसकी क्या, जिसकी वर्ल्ड में 75 रैंक आई, याद रख लेना, रैंक आई थी। वर्ल्ड में कौन से, 75वीं रैंक आई थी, 75वीं रैंक आई थी, वो था एयरवर्थ, ठीक है। विश्व वर्ल्ड टेबल में, याद रख लेना, सुपर कंप्यूटर की टेबल में है, ठीक है। सुपर, ऐसे नहीं, विश्व में कौन सी टेबल, सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट आती है उसके अंदर एयरवर्थ 75वीं रैंक आई थी 2023 में, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। आगे चलो, वो कौन सा उपकरण है, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। भौतिक छवि, फिजिकल चीज को डिजिटल में बदल देता है, उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। देखो, इमेज कन्वर्टर होता है क्या, प्रिंटर होता है क्या, रिकॉर्डर होता है। प्रिंटर एक क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। जो जो सॉफ्ट कॉपी को, तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी में बदलता है, ठीक है। याद रख लेना, रिकॉर्डर, वॉइस, वॉइस रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने में, वॉइस रिकॉर्ड करने में उपयोग लिया जाता है, याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो, इमेज कन्वर्टर, इमेज कन्वर्टर कौन से होते हैं, वो जो रास्टर, रास्टर
वेक्टर से वेक्टर वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, वो इमेज कन्वर्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों। स्कैनर, स्कैनर क्या होता है? स्कैनर सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसको, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, भौतिक छवि को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ये याद रख लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ लिखा हुआ बराबर दिख रहा है हमें, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, साथ का साथ देखोगे, वीडियो के साथ में क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तब तो समझ में आएगा। ऐसे आप बाद में पीडीएफ देखोगे, नहीं समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ से कभी भी पढ़ाई नहीं की जा सकती है। आपको पढ़ना है तो आपको रात में जगना पड़ेगा, जगना है तो आपको वीडियो देखते हुए साथ का साथ में याद करते हुए पढ़ना पड़ेगा, साथ का साथ समझते हुए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन और कमांड। इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? ये बोल रहा है इंफॉर्मेशन और कमांड, अपनी जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है और उस कमांड को कैप्चर करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? इक्विपमेंट का पूछ रहे हैं। तो कैप्चर करने के लिए यहां से पकड़ना, आप कैप्चर चीज एक तो, ठीक है। आउटपुट डिवाइस से आप कुछ कैप्चर करते हो क्या? आउटपुट डिवाइस से कुछ कैप्चर करते हो क्या? आउटपुट डिवाइस जो आपको रिजल्ट को दिखाते हैं, रिजल्ट को प्रदर्शित करती है, रिजल्ट को प्रदर्शित करती। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए रो डेटा रो डेटा रो डेटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखो। स्टोरेज डिवाइस हमारे हमारे रिजल्ट या हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन को भविष्य में फ्यूचर में या भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित सुरक्षित रखा या सुरक्षित रखी जाती है। ठीक है, सुरक्षित रखी जाती है। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन डिवाइस जो क्या होती है, कम्युनिकेशन करने के लिए कोई डिवाइस होती है। टेली कम्युनिकेशन डिवाइस कौन कौन सी होती है आपको पता है? टेली कम्युनिकेशन डिवाइस एक जो होती है मॉडेम, जो होती है टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है, कौन सी? यह मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, ये थोड़ा सा आईओटी का पार्ट है। आईओटी आईओटी का पार्ट है, मैं आपको अलग से बताऊंगा कभी इसके बारे में। ठीक है, अब ये बोल रहा है इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, आगे चलो। इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस माउस या कीबोर्ड के द्वारा टूल में क्लिक करके कीबोर्ड द्वारा कमांड देकर कार्य कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से थे ये आपको पता है, नाम पता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? इनपुट यंत्र के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में बोल रहा है। इनपुट डिवाइस रो डेटा प्रोसेसिंग के लिए इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक, प्लॉटर, कोडर, प्रिंटर। अब मैं इनके बारे में आपको वापस एक एक बता देता हूं। ठीक है, प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये प्रिंटर के बारे में बता दिया मैंने आपको। सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कोडर आपके काम करनी है, प्लॉटर, प्रिंटर प्लॉटर के लगभग सेम है, बस ये जो है उच्च उच्च गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता वाली
उच्च गुणवत्ता वाले इमेज को प्रिंट करता है। ठीक है। जॉयस्टिक, जॉय, जॉय यानी आनंद। आनंद आता है आपको भी? आनंद क्यों नहीं आएगा? आप जॉय खेलोगे तब आनंद आएगा। जॉयस्टिक जो है गेमिंग डिवाइस है। गेम, गेम खेलने के लिए यूज होती है। गेम खेलने के लिए यूज क्या होती है? जॉयस्टिक यूज होती है। याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अब इसका जो आंसर है वो है जॉयस्टिक। इस बात का आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? इनपुट डिवाइस के बारे में ये बात कर रहा है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, सही है। कीबोर्ड जो है डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को इनपुट करने के लिए माउस, क्लिक, क्लिक इवेंट करने के लिए। ठीक है। बोथ कीबोर्ड एंड माउस दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। याद रख लेना, दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। आगे चलो। अब देखो मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कीबोर्ड वगैरह के बारे में भी। हम्म, बाद में बताऊंगा मैं आपको। पहले एक बार थोड़े पीवाईक्यू करवा देता हूँ जल्दी, थोड़ा समय कम बचा है। थ्योरी में आपको वापस एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसे दिखता है? उल्टे माउस जैसे दिखता है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है। ये बोल रहा है कि भाई एक माउस के उल्टे माउस के जैसा दिखता है, उंगली से घुमाकर उधर उधर घुमाया जा सकता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। एक बात बताऊं मैं, आपने डेल वगैरह के ऐसे लैपटॉप देखे हैं कीबोर्ड के बीच में एक छोटा सा एक बटन होता था, उसके बारे में बात करें, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है कि जो हम कुछ भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं या टेक्स्ट को राइट करते हैं, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है। लाइट पेन अलग होता है, जॉयस्टिक मैंने बता दिया था। लाइट पेन लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। एक ट्रैक बॉल, ये बात बराबर सही बोल रहा है। ये जो होती है क्या होती है? एक ट्रैक बॉल होती है। याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, आगे चलो। आगे चलो। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड है। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है। टच पैड क्या है? टच पैड के बारे में पूछ रहा है। टच पैड क्या है? टच पैड एक किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर डिवाइस है क्या? एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है क्या टच पैड? सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं है। प्रिंटिंग डिवाइस है क्या? नहीं। टेम्परेरी डिवाइस नहीं। जो है, माउस एक अच्छा विकल्प है। जो टच पैड का एक पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। किसका है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। याद रख लेना। स्कैनिंग की तकनीक स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है। पूर्व निर्धारित जो पहले से लगे बॉक्स है उनको पढ़ती है। क्या कहलाती है? पूर्व निर्धारित बॉक्स को पढ़ती है। बाय बीसीआर बारकोड रीडर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन ये भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसका आंसर है जो ओएमआर। ठीक है, आगे चलो। ओएमआर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीकी काम के लिए किया जाता है? 1 मिनट ना दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूँ।
इसका आंसर देखो, कौन सा इनपुट डिवाइस जो होता क्या करता है, एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है, जिसका उपयोग ड्राइंग इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीकी कार्य को किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में बताओ मेरे को, बदलाव करने जैसे बारीकी काम के लिए किया जाता है, तो ड्राइंग और इमेज में सुधार करने के लिए, ठीक है, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर्स या ग्राफिकल प्लॉटर्स। अब देखो इस क्वेश्चन को वापस पूछो, एनालॉग सूचना को क्या बोल रहा है, एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, एनालॉग कोई भी सूचना है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, या जिसका उपयोग ड्राइंग इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीकी काम के लिए किया जाता है। अब ऑप्शन काटो, मेरे को पता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, यह क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है जो अधीनस्थ बोर्ड में पूछा जाता है, अधीनस्थ बोर्ड में जो हमारे आर एस एम एस एस बी का फेवरेट बन गया है एसएससी के बाद में, 4 बार 4 टाइम्स रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, याद रख लेना, ठीक है। माइक्रोफोन क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, माइक्रोफोन के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बार कोड रीडर के बारे में भी आपको पता है, जो मॉल वगैरह में बार कोड रीड करती है वो एक हैंडल्ड डिवाइस रहती है, उसके बारे में। डिजिटाइजर, ग्राफिक्स प्लॉटर, प्लॉटर के बारे में आपको इतना पता है कि ये जो प्रिंटर से भी हाई क्वालिटी की जो इमेज रहती है उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जो केड वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए यूज में ली जाती हैं, जो इंजीनियर वगैरह यूज में लिया जाता है। डिजिटाइजर यही होता है कि जो एनालॉग जो हमारा कोई भी एनालॉग सूचना होती है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होता है, डिजिटाइजर का यूज होता है। इस चीज को आप अच्छे से ऐसे इसको है ना, ऐसे क्वेश्चन को आप है ना, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, उनको ऑप्शन से कट कर दो, ऑप्शन से कट कर दोगे तो आपका क्या रहेगा कि आंसर सही जानने की पूर्णतः पूरी पूरी संभावना रहेगी मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। भाई साहब हमारा तो मेल वहां बिठाओ जहां ओनली फॉर इनपुट डिवाइस है, हमारा मेल हमारे साथी के साथ बैठ सकता है, हर कोई हमारा साथी नहीं बन सकता है, उसके जैसे इसका मेल वहां बैठाना है जहां इनपुट डिवाइस ही हो, इनपुट डिवाइस हो, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है यार कुछ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये मॉनिटर कहां से आ गया है, मॉनिटर तो है ही नहीं इसमें। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्रिंटर है क्या दोस्तों, प्रिंटर है क्या इनपुट डिवाइस, आपको पता है तो है, नहीं है तो नहीं है, यार बावड़े हो गए ओके, प्रिंटर ना है, ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर मॉनिटर ये क्या समझ के रखा, हाँ, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बात यहाँ आके रुकी है, बात यहाँ आके रुकी है स्कैनर पर, बहुत से लोग स्कैनर में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो स्कैनर जो होती है एक इनपुट डिवाइस होती रहती है जो हमारे किसी भी चीज को हस्तलिखित या कोई भी चीज को स्कैन करके उसको डिजिटल में कन्वर्ट करती है, तो ये एक स्कैनर की वर्किंग है, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जाएगा, ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की है, टॉगल की कौन सी होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, टॉगल की एक ही की दो फंक्शनलिटी होती है, ऑन और ऑफ, ठीक है, टॉगल की तीन होती है, प्रिंट, नम लॉक, पहली नम लॉक होती है, दूसरी स्क्रॉल लॉक और तीसरी कैप्स लॉक। अब इसमें कौन सी दे रखी है, स्क्रॉल लॉक दे रखी है, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल, ये जो होती है ये कॉम्बिनेशन की होती है, इनका खुद का अकेले का अस्तित्व नहीं है, ये कहते हैं कि हम अकेले कार्य नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं सनम, ये कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना अधूरी हैं सनम, ये तीनों हैं किसी के साथ कार्य करेगी, अकेले इनका कोई वर्क नहीं होता है, ठीक है। स्क्रॉल लॉक जो होती है टॉगल की होती है, टॉगल की तीन होती है, स्क्रॉल लॉक, ठीक है, नम लॉक, ठीक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, ये याद रख लेना, ये तीन होते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। आगे चलो, कीबोर्ड का प्रकार है, कीबोर्ड, कीबोर्ड जो होते हैं, कीबोर्ड के टाइप के बारे में पूछ रहा है, वैसे देखो फंक्शनलिटी के आधार पे ये पूछ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के आधार पर, तकनीक के आधार पर अलग हो, फंक्शनलिटी के आधार पर ये पूछ रहा है, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड दोनों होते हैं, सीरियल और पैरेलल दोनों होते हैं, ठीक है। वो तो देखो एक होते हैं वो होते हैं जो तकनीकी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर होते हैं, वायर्ड, वायरलेस हो गए, ठीक है, उसके बारे में एक अलग चीज होती है वो, लेकिन ये पूछ रहे हैं किसके बारे में, फंक्शनलिटी के आधार पर, सीरियल और पैरेलल,
ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है, ऐसी डिवाइस के बारे में ये पूछ रहा है। तो स्कैनर है या मॉनिटर है, माउस है? नहीं, ऐसा नहीं है। माउस होती है। माउस होती है क्या? ना। तो क्या होता है? मोडेम। मोडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को, मोडेम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल, सिग्नल या डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को ऐसे लिखो, एनालॉग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, सिग्नल को डिजिटल में, ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करता है। देखो जो एनालॉग सिग्नल होता है, मॉडेम जो होते हैं, जैसे आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, यहाँ से आपका डेटा जाएगा, बीच में मॉडेम लगेगी, ठीक है, वापस यहाँ डेटा आया, ठीक है, फिर वापस आपका ये कंप्यूटर है, यहाँ वापस एक मॉडेम लगेगी। तो दो मॉडेम के जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं? हैंड शेकिंग। आप भी किसी से हाथ मिलाते हो, उसको हैंड शेकिंग बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ से जो डेटा है आपका, डिजिटल डेटा आएगा, उसको ये एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, वापस ये एनालॉग में आया, वापस यहाँ से ये वापस इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर है जो किसको, डेटा को, डिजिटल डेटा को समझता है, लेकिन जो ट्रांसफर डेटा होता है वो एनालॉग डेटा होता है, ठीक है। तो डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग डेटा को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करता है ये। तो देखो, यहां से इनपुट हुआ, आउटपुट दिया, इनपुट हुआ, वापस आउटपुट हुआ। तो इस तरह इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है मॉडेम। अब कभी मत भूलना मॉडेम को, ठीक है, इतने अच्छे से कोई नहीं बताने वाला आपको। ये देखो, एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन, एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, ये याद रख लेना आप। इतनी सी बात है, बाकी चीज मैंने डायग्राम में आपको बता दी, वही जो थ्योरी थी वो मैंने आपको डायग्राम में समझा दी है, ठीक है। आगे चलो, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू, वीडीयू के संयोजन को कहा जाता है। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इन दोनों के संयोजन को क्या बोला जाता है? माउस, माउस बोला जाता है क्या? पोर्ट, टर्मिनल या केबल, इन दोनों का संयोजन। देखो, पोर्ट क्या होती है? पोर्ट एक कहते हैं जो दो डिवाइस को कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक स्थान होता है, जो एंड पॉइंट होता है, पोर्ट होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। केबल, केबल एक माध्यम होता है, माध्यम होता है हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह को भेजने के लिए, माध्यम, इनपुट डिवाइस, ठीक है। पोर्ट, एंड पॉइंट, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना इनको। टर्मिनल क्या होता है? कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो एक टर्मिनल कहलाता है। दोनों के संयोजन को टर्मिनल कहा जाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। कंप्यूटर, टर्मिनल और इलेक्ट्रॉनिक, ये चीज मैंने आपको बताई दी है थ्योरी के रूप में। अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, देखते रहो, आप पढ़ते रहो, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। देखो, कुंजियों कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर, अब देखो, ये कीबोर्ड होता है ऐसे, ऐसे कीबोर्ड होता है, तो ये शीर्ष पंक्ति, शीर्ष पंक्ति मतलब यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, ये यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको और बता देता हूँ एक प्रैक्टिकल के द्वारा, क्या आप है ना प्रैक्टिकल से समझोगे आपको और भी अच्छा लगेगा। देखो, ये कीबोर्ड है, अच्छे से देख लो आप, ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है। ये बोलना चाह रहा है कि ये जो ऊपर वाली रो है ना, ये, इनको क्या बोल रहे? तो कुंजे कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर जो होती है, इनको क्या बोलते हैं? देखो, ये बटन है स्केप वाला, तो ये जो F1 से लेके F12 तक होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको फंक्शनल की बोली जाती है। ये स्पेस हो, ये देखो, ये स्पेस है, ये फंक्शनल की है, ये अल्फा न्यूमेरिक की है, ये न्यूमेरिक पैड है, 17 की होती है। देखो, कैप्स लॉक हो गया यहाँ पे, ये एक टॉगल की है, ठीक है, कैप्स लॉक ये हो गया, फिर स्क्रॉल लॉक हो गया, और ये नम लॉक हो गया। ये मेरे पास वायरलेस कीबोर्ड है। कौन सा? वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है। और ये स्पेस हो गया,
टेब हो गया, टेब बाय डिफॉल्ट 0.1 0.5 सॉरी, ठीक है, याद रख लेना। ये कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये कॉम्बिनेशन की होगी, ये विंडो की हो गई, विंडो का सिस्टम ओपन होता है। ऐसे आपको मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। अब क्या है फंक्शनल की, ये ऊपर वाली F1 से लेके F12 तक फंक्शनल की बोला जाता है इनको, अब मत भूलना आप, ठीक है। मैं यहाँ कीबोर्ड बना ही रहा था तभी मेरे को याद आ गया अपने पास कीबोर्ड तो पड़ा ही है, अपने पास कीबोर्ड पड़ा है तो क्यों फालतू की झंझट करके बताऊं मैं आपको, हैं। तो फंक्शन की होती है यहाँ ऊपर, ठीक है। यह होती है escape बटन, यहाँ पे होता है, यहाँ स्पेस होता है, यहाँ एक एंटर होता है, छोटी छोटी बातें आप पता है आप सबको, ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी आपको आपको सारी बातें पता है आपको। थैंक यू दोस्तों। अब देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ आपको, मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, कि जो हमारी ये सीरीज है ये मिनिमम 1500 से 2000 क्वेश्चन तक चलेगी, जो आपकी लाइब्रेरियन में हो गए, जो रीट पटवार वीडियो एलडीसी हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, किसी भी वैकेंसी है जिसमें आईसीटी या कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐसा लिख रखा है, उसमें ये जो आपके पीवाईक्यू काम आएंगे, इसको मैं आगे और भी अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करूंगा। अभी देखो मैं पिछले 15-20 दिन से थोड़ा बीमार भी चल रहा हूँ, सीटी की वजह से भी परेशान था, तो थोड़े से हमारे वीडियो में डिले हुआ है, लेकिन मैं आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और मैं ये ऐसी भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा। ये धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगेगा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए दोस्तों, समय जरूर लगेगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो थोड़ा सा समय जरूर लगता है यार, अच्छी चीज आने में समय लगता है, मैं मानता हूं इस बात को। तो देखो आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना, और हमारे इस एग्जाम रिवाइजर का एक ही मोटिव है, PYQ, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है ना उसको खोज खोज के निकालना। मैं किसी भी क्वेश्चन पर एग्जाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक ही एग्जाम रिवाइजर, एग्जाम को रिवाइज करना, एग्जाम को रिवाइज करवा के छोड़ूंगा। मैं PYQ लेके आऊंगा सारे के सारे निकाल के, ढूंढ ढूंढ के जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारे लेके आऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे इस चैनल को आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों, तब तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा, और मैं जो ये मेहनत है और भी दुगुनी करूंगा। टाइम देख लो 12 बज रहे हैं रात के, आपको वीडियो दिन में मिलते हैं, रिकॉर्डिंग पूरी रात भर चलती रहती है, स्टूडियो फ्री दिन में रहता नहीं है, दिन में मैं फ्री नहीं रहता हूं, मैं दूसरी जगह पढ़ाने जाता हूं। तो इस वजह से आपके लिए मैं रात को जग के मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए रात के जग के मेहनत करो। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।